आज हम लोग बात करने वाले प्यारे साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ें उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि अर्थव्यवस्था देखना चाहे प्यारे साथियों तो उसमें हमको मिलने वाला है अर्थव्यवस्था और उसी में एक भाग बन जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रकार। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल सर आपका स्वागत करता हूं बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले प्यारे साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला चैप्टर आता है समष्टि का परिचय, और जिससे लगभग सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उसके अंतिम कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ें उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने रूप होते हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था देखना चाहें प्यारे साथियों तो उसमें हमको मिलने वाला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, उससे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था, और उसी में एक भाग बन जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अगर हम अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर? तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्लियर है? अर्थव्यवस्था के प्रकार की अगर हम चर्चा करेंगे, अगर इसकी बात करेंगे, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये किस रूप में दिखाई देगा हम लोग इस पे भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे दिखेगा भाई ये? तो ये 3 रूपों में दिखाई देगा। कितने रूपों में दिखाई देगा? एक, दूसरी और तीसरी। एक तो है आपकी जो पूंजीवादी है, जैसा कि अभी आप पढ़ रहे थे, पढ़ना ही है आज, पूंजीवादी व्यवस्था। एक क्या है? सामाजिक है अर्थव्यवस्था, और एक बन जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक क्या बन जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इस तीनों को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या क्या चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इन विशेष अंतरों को हम कुछ विशेष शब्दों के साथ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें आपको शायद पसंद आए। ठीक है, और आपका काम भी बन जाए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। पूंजीवादी में 2 बातें बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, एक तो इसमें हम लोग कहेंगे कि भाई इसमें जो उद्देश्य होगा वो लाभ कमाना होगा। क्या करना होगा? लाभ प्राप्त करना होगा। दूसरी बात है, क्या इसमें सरकारी हस्तक्षेप है? तो कहेंगे नहीं, इसमें पूंजीपतियों का, इसका पूंजीपतियों का हस्तक्षेप होगा, पूंजीपतियों की व्यवस्था होगी। ठीक, तो दूसरी बात इसमें आ जाएगी, क्या इसमें लोक कल्याण नहीं होगा? क्या इसमें लोक कल्याण नहीं होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा, ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं होगा इसका। और अगर यहाँ पे दूसरी बात यहाँ कह ले कि सरकार का हस्तक्षेप, तो सरकार सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा नीति निर्माण में ही काम करेगी, मेन काम सरकार नहीं करेगी। तो अगर ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो आई होप आपको पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। जब सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें भी ऐसे 2 निकाल लीजिए। इसमें जो प्राइमरी मोटो होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका लाभ कमाना नहीं होगा, लोक कल्याण, मतलब कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को ये अपनाएगा, लोक कल्याण की बात करेगा। जी हाँ, ये लोक कल्याण होगा। क्या यहाँ पे पूंजीपतियों की प्रमुखता होगी? नहीं, यहाँ पे सरकारी तंत्र की बात होगी। ठीक, सरकारी तंत्र मतलब सब कुछ नियमावली, नियम कानून से ही चलने वाला होगा। अगर हम यहाँ पर दूसरे क्षेत्र की बात कर लें, क्या क्या लाभ कमाना उद्देश्य होगा? नहीं, लाभ नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या लाभ के अलावा यहाँ पे क्या उद्यमी वर्ग, क्या पूंजीपति वर्ग, क्या सब कुछ पैसा ही होगा? पूंजीपतियों के ही हाथ में सारी व्यवस्था होगी। पूंजीपतियों का वर्चस्व होगा? जी नहीं, पूंजीपतियों का वर्चस्व नहीं होगा। तो ये बातें आई होप आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे आकर के बात करूं, इस बिंदु की बात करूं,
तो इस बिंदु में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि कुछ काम सरकार कर रहा है, सरकार कर रही है, ठीक है, सुरक्षा और नीति निर्माण से लेकर के, तो कुछ काम जो बचा हुआ कार्य है उसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, निगम कर रहे हैं या आपके पूंजीपति वर्ग कर रहा है, पूंजीपति वर्ग कर रहा है, उद्यमी कर रहे हैं। मतलब दोनों का वर्चस्व है और दोनों अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिला करके, मतलब जहां पर निजी लाभ भी हो और निजी लाभ को देखते हुए, निजी लाभ तो साधना ही साधना, लेकिन जो मेन उद्देश्य होगा वो लोक कल्याण होगा, लोक कल्याण को देखते हुए निजी लाभ को भी प्राप्त करना है। तो इस तरीके कुछ सेक्टरों में गवर्नमेंट निजी प्राइवेट सेक्टर भी आवंटित कर देती कि भाई प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है, ठीक है। तो प्राइवेट और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों मिला करके, अब ऐसी व्यवस्था में हमको एक व्यवस्था ये देखनी है कि कहां कहां पर ऐसी व्यवस्था है। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है बेटा, वो पूंजीवादी व्यवस्था का एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएसए, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, इनकी बात आप कर सकते हैं। अगर समाजवाद में देखें तो सोवियत संघ है, रूस की व्यवस्था आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपका है वो है आपका इंडिया, दैट मीन्स भारत, ठीक है, ये भारत में। तो इस तरीके से आप अर्थव्यवस्था के प्रकार देख सकते हो कि एक वो क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ उद्यमी काम करे, सिर्फ पूंजीपति वर्ग काम कर रहा है, सिर्फ पैसा लगाने वाले निगम काम कर रहे, कारपोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, तो उसे पूंजीवादी क्षेत्र कहा गया। दूसरा आपने देखा कि दूसरे में है लोक कल्याण की भावना, जहां पर हम लोग सारी चीजें जो नियंत्रण का है, नीति निर्माण से लेकर के सारे प्रक्रम का कार्य, आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने का कार्य सरकारी तंत्र के बलबूते पर होता है, उसके नियंत्रण में, तत्वाधान में होता है, वहां पर ज्यादा वर्चस्व या वर्चस्व होता ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। अब अगर तीसरी व्यवस्था की बात करें जो मिक्स है इकोनॉमी है, वो मिश्रित इकोनॉमी की बात, जहां पे प्राइवेट और सरकारी दोनों हो, लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने लाभ भी साधे जाएं, उन दोनों में अगर हम बात करें तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, अगर आगे हम लोग एक कदम बढ़ाएं तो हम लोग अपनी बातों को पे आ जाते हैं कि अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमको आज डन करना है, समझना है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट में आप ये बात ध्यान दोगे तो पूंजीवादी में क्या लिखोगे, आपको क्या पता होना चाहिए। पूंजीवाद का मतलब ये हो गया कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी प्रक्रम, और सभी प्रक्रम का मतलब सभी आर्थिक प्रक्रम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। ठीक, लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी प्रक्रम, सभी प्रक्रम मतलब चाहे वो विनिमय हो, वितरण हो, निवेश हो, उत्पादन हो या साधनों का एकत्रीकरण हो, सब लाभ कमाने से किए जाते हैं। यहां पर ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था में जो वर्चस्व रहता है वह किसका रहता है, जैसे सभी उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण का कार्य का कार्य
पूंजीपतियों द्वारा, आप ऐसा करो निवेशकों द्वारा, आप ऐसा करो उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक, तो ये दो बातें आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी, यहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो विशेषताओं को पढ़ते समय हम लोगों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आखिर में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है। तो आप विशेषताओं को ऐसे समझ लीजिए। भाई पहली बात जो आ गई वो हो गई लाभ अर्जन। ठीक, लाभ अर्जन को दृष्टिकोण में रखते हुए हम सभी कार्य, सभी प्रक्रम, आर्थिक क्रियाएं संपन्न करेंगे। फिर है स्वायत्त बाजार क्रियाएं, बाजार पर पूरा नियंत्रण होता है, इसका मूल्य निर्धारण से लेकर के उत्पादन तक। फिर संसाधनों के एकत्रण एवं उपभोग पर एकत्रण एवं उपभोग पर नियंत्रण। ठीक, तो स्वलाभ, स्वायत्त बाजार क्रियाएं और संसाधनों के एकत्रण की बात, इन्हें हम लोग देखें तो हमको कुछ चीजें मिल जाती हैं। वो क्या मिलती हैं बेटा, वो क्या क्या चीजें मिल जाती हैं बच्चा? तो हमको मिलता है कि निजी संपत्ति यहाँ पर होती है सबकी, और निजी संपत्ति से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनको भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन पर संपत्ति का अधिकार किया जाता है, तो इसे हम लोग एक पहली विशेषता मान लेते हैं। फिर इसके बाद में है लाभ की प्रेरणा से ही कार्य किया जाता है। अभी हमने बताया कि उत्पादन का यहाँ उद्देश्य, किसी भी आर्थिक क्रिया करने का उद्देश्य है, अगर पूंजीवादी तंत्र वहां पर काम कर रहा है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो वहां मेन मोटो होता है कि लाभ अर्जन करना। तो उत्पादन का मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। ठीक, ये दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। फिर बाजार की शक्तियां। अब बाजार की शक्तियों में जैसा कि अभी हमने बताया कि चाहे बाजार की शक्तियों में मूल्य निर्धारण की शक्ति हो या फिर उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करने की शक्ति हो, यहाँ पर स्वनियंत्रण होता है। मतलब बाजार की समस्त गतिविधियां पूंजीवादी तंत्र द्वारा या उद्यमी तंत्र द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। फिर इसके बाद में आता है प्रतिस्पर्धा की भावना किस रूप में पनपती है, जन्म लेती है। तो अगर इसे हम देखें, अगर इसको देखें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा उत्पादकों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती है। भाई अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए जरूरी होगा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना। तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, इसीलिए मनमाना दाम भी तय कर लेते हैं, लेकिन वहां प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। क्वालिटी को सुधारने और मूल्य को कम करने की भी प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। फिर सरकारी हस्तक्षेप की कमी। सरकार कहाँ कहाँ काम करती है? सरकारी हस्तक्षेप कम होता है, ये सिर्फ सुरक्षा प्रदान करने और नीतियां बनाने का काम करती है, ना कि उत्पादन के साधनों को एकत्रण, बाजार के क्रियाओं का नियमन और साथ ही साथ मूल्य निर्धारण करने का काम ये नहीं करती है। अर्थात पूंजीवादी तंत्र में सरकार निम्नतम स्तर पर देखी जाती है या उसका हस्तक्षेप होता ही नहीं है। या इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो ये था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके साथ साथ बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं की बात। अब बारी आती है कि हमने जो पहले प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर भी हमको ज्ञात करने हैं। तो उत्तर को हम आपके सामने लेकर के आए कि पिछले जो क्लासेस थी उसमें हमने अभ्यास प्रश्न दिया था आपको, बाह्य क्षेत्र का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हमारे बच्चों ने दिया है। ठीक है, और बच्चों के कमेंट्स हम लेकर के आए हैं। बच्चों के कमेंट्स इस प्रकार हैं, कमेंट्स को हम देख करके आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से कमेंट्स है बेटा। ये कमेंट्स हैं आपके पास। सबसे पहला लिखा है पलक गुप्ता ने कि बेस्ट क्लास सर। पलक ने लिखा है सर बेस्ट क्लास। और इन्होंने सर
आंसर है ऑप्शन बी। बी का आंसर मतलब विदेशी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र भी कहते हैं। पलक बेटा ने ये बातें बता दी। ठीक है, तो ये पलक का मामला रहा, पलक का आंसर रहा, इन्होंने ऑप्शन बी दिया है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। फिर दूसरा हमको आंसर मिला है ओम प्रकाश का। इन्होंने कहा है वेरी नाइस क्लास सर, मैं विद्याकुल की छात्रा हूं, और ओम प्रकाश गुप्ता करके इनका नाम यहाँ पे मेंशन है। तो इन्होंने बहुत अच्छा बेटा, और कहा है कि आपका जो नंबर है वो बी नंबर सही है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट लाइफ करके है, नाइस क्लास गुरुजी, और इन्होंने लिखा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऐसे ही हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप जो भी क्विज जाए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे नीचे की ओर आप कर दें। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके लिए भी आपका नाम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपके उत्तर भी दिखाएंगे। एक उत्तर नहीं आया है, बहुत सारे आंसर बच्चों ने किए हैं। यहाँ जो नेक्स्ट नाम है वो कौन सा नाम हो जाता है? बी आंसर होगा सर जी। अच्छा ठीक है, देखते हैं बी आंसर होगा। ये है हरिद्वार प्रसाद। क्या है? हरिद्वार प्रसाद है, बी आंसर हो जाओ जी। थैंक यू बेटा। फिर है अब्दुल मुइन, अब्दुल मुइन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब्दुल मुइन कह रहे हैं वेदांती विदेशी क्षेत्रक। ठीक है, विदेशी क्षेत्र की बात की है। फिर है सर आप क्वेश्चन का आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर सेकंड मतलब बी होगा, और ये कह रहे हैं, ये बालक है हमारा, कौन सा बालक है भाई? अंगराज, क्या बात है, अंग प्रदेश भी था। अंगराज ने कहा है सर आपका क्वेश्चन का आंसर बी होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू अंगराज। फिर है स्टूडेंट ऑफ विद्याकुल कह रहे हैं फैंटास्टिक क्लास गुरुजी वेदांती सर, इसका आंसर वी होगा। इन्होंने भी कहा है फैंटास्टिक, मतलब स्टूडेंट ऑफ विद्याकुल की तरफ से आया बेस्ट क्लास सर। थैंक यू बेटा। अंगराज ने फिर आंसर किया है, चलो भाई बहुत अच्छा है। अंगराज कुमार बेस्ट क्लास सर। पंकज पलक गुप्ता बेस्ट क्लास सर, बहुत अच्छा भाई पलक जी। तो ये सबके रहे, ओम प्रकाश ने फिर कहा है। तो ये सारे के सारे आपके कमेंट रहे जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा। अब आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है आज का, कि पूंजीवाद का अर्थ आप निम्न में से कहाँ पे निकाल पाओगे? इसका ऑप्शन आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये समष्टि वाला पूरा का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने सिलेबस डिस्कशन का पार्ट नहीं देखा है, वीडियो सेक्शन में बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल इसी चैनल पे आप जाकर के वीडियो सेक्शन वाले पार्ट में विशाल सर इकोनॉमिक्स सिलेबस डिस्कशन आप देखें डालेंगे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसे लिख लेना है। साथ ही साथ समष्टि क्या है, महामंदी क्या थी, समष्टि की उत्पत्ति उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चर्चाएं, समष्टि का महत्व क्या है, और समष्टि के महत्वपूर्ण क्षेत्र के पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने सब कुछ आपको दे रखा है इसी चैनल पर। ठीक है, तो वहां पर जाएं, अपना कंटेंट देखें, अपनी क्लास देखें, अपने नोट्स बनाएं। कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में जरूर हमको सजेस्ट करें, या आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार है चैनल पे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू, जय हिंद।